नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। नाबालिग के यौन शोषण में महिला को 20 साल की सजा। नशा कराकर युवक के साथ की थी गलत हरकत। उदयपुर की पोस्को कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। भीलवाड़ा में हर्षोल्लास से मनाया गया बच बारस का पर्व। परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। भरतपुर के रुदावल में जाम से लोग परेशान। मुख्य सड़क पर अतिक्रमण बना लाइलाज। पाली में मकान की छत पर मिली प्लम्बर की लाश। हत्या का शक। परिजनों का गंभीर आरोप। अवैध शराब के अड्डे पर हुई अनहोनी। रास्ते में जल भराव। विद्यार्थियों व लोगों की जान संकट में। भरतपुर के रुदावल में 1 माह से परेशान है लोग। अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहा विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सुविधाओं के अभाव में पर्यटक हो रहे परेशान। प्रकाश माली हत्याकांड को लेकर झाड़ोली में शोक सभा। सिरोही में माली समाज में आक्रोश। न्याय की मांग उठी। बूंदी में नेशनल हाईवे 27 पर सूतड़ा के पास भीषण सड़क हादसा। महिला सहित 4 लोगों की हुई मौत। 5 लोग गंभीर घायल। स्मार्ट मीटर के विरोध में उदयपुर वाटिका बाजार रहा बंद। संघर्ष समिति ने विधायक के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। कामखेड़ा बालाजी धाम पर पहुंची सनातन ध्वज वाहन यात्रा। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित नागर ने किया नेतृत्व। सवाई माधोपुर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक की नहीं हुई पहचान। पुलिस कर रही है प्रयास। त्रिनेत्र गणेश मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में होगा आयोजन। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। 400 मीटर तक घसीटी बाइक। 2 युवकों की दर्दनाक मौत। बाड़मेर में बच्चों से हैवानियत। हॉस्टल में गर्म सरिये से दागने का आरोप। आरोपी हिरासत में। जयपुर में केमिकल टैंकर पलटा। बाईपास पर मचा हड़कंप। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर की पोक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यहां एक महिला को नाबालिग युवक के साथ यौन शोषण करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महेंद्र ओझा ने बताया कि घटना वर्ष 2023 में हुई थी, जिसकी शहर के प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ने बताया था कि कानोड़ निवासी शेखा बानू उसके 17 साल के बेटे को साथ ले गई। उन्होंने 12 मार्च को सवीना कृषि मंडी के पास होटल में शेखा को बेटे के साथ पकड़ा था। वह बेटे को नशा कराकर यौन शोषण करती रही और उसके फोटो वीडियो भी बना लिए। फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार बार बेटे का यौन शोषण करती रही। पुलिस ने जांच के बाद शेखा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने आरोपी युवती के खिलाफ 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए। तर्क दिया कि युवती के मोबाइल से किशोर के आपत्तिजनक फोटो बरामद हुए हैं। इन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर उसने कई बार किशोर का यौन शोषण किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज संजय भंडारी ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध मानते हुए उसे 20 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ओझा ने बताया कि यह उदयपुर का अभी तक का एकमात्र मामला है जहां पोक्सो कोर्ट द्वारा किसी महिला आरोपी को सजा सुनाई गई हो। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो क्रम संख्या 2 उदयपुर। कल हमारे न्यायालय में राज्य बनाम शेखा बानू का प्रकरण दर्ज था, प्रतापनगर थाने में दर्ज हुआ था। इसका चालान पेश होकर पूरा प्रकरण हमारे विचाराधीन होकर न्यायालय द्वारा कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया, जिसमें पीड़ित बालक को न्याय दिलाने के लिए हमने 30 दस्तावेज और 15 गवाह पेश कर इसको सफल बनाया ट्रायल को, और उसमें सज़ा दी गई पीड़िता को। पीड़ित बालक की तरफ अभियुक्ता को सज़ा दी गई 20 साल की और 10,000 का उसका जुर्माना लगाया गया, और पीड़ित प्रतिकर के तौर पर बालक को 50,000 रुपये का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाए जाने की अनुशंसा भी की गई है। और ये हमारे, जहाँ तक मेरे विचार में है, उदयपुर का पहला ऐसा प्रकरण है जिसमें पीड़ित बालक है और अभियुक्ता द्वारा उसका शोषण किया गया, इसलिए उसको इस तरह की सज़ा दी गई है।
उम्र उसमें नहीं बता नहीं पाए नाबालिग इसलिए। मामला क्या था अभी साहब? मामला इस तरह से इसमें यह था वैसा कि एक बालक गुमशुदा हुआ, उसके पिताजी ने एक प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। उसमें वो लिखा था कि इस तरह का मामला है और मेरा बच्चा इतने दिन से लापता है। तो प्रतापनगर थाने में दर्ज होने के बाद प्रतापनगर थाना अधिकारी हुआ, दस्तियाब किया गया बालक को। उसके द्वारा जो बताया गया कि मुझे इस जगह रखा गया, होटल में ले जाकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया गया मेरा, तो उस आधार पर पूरा प्रकरण दर्ज हुआ और ये इस तरह से पूरी कार्रवाई ट्रायल हुई पूरी और इस तरह से फैसला हुआ, इस तरह से फैसला किया गया। 20 साल की सजा का दिया गया इसमें। भीलवाड़ा में परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और घर आंगन में खुशहाली की कामना के साथ शहर व ग्रामीण अंचल में बछ बारस पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने गौ माता और बछड़े का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पर्व मां और संतान के बीच के गहरे वात्सल्य भाव का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं ने प्रातः स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प लिया और दिन भर निराहार रहकर गौ माता तथा उनके बछड़े की विधिवत पूजा की। पर्व पर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाकर लड्डू का प्रसाद खिलाती हैं। पुत्रवती महिलाएं विशेष रूप से इस दिन उपवास रखकर संतान की रक्षा और घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन बछ बारस की कथा सुनाई जाती है। कथा श्रवण के बाद महिलाएं व परिवार के जन एक साथ बैठकर मक्का की रोटी और चने की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। संध्या के समय गौ पूजन कर महिलाओं ने दीप प्रज्वलित किए और परिवार की खुशहाली, संतान की दीर्घायु और जीवन में निरंतर उन्नति की कामना की। ग्रामीण अंचलों में भी यह पर्व बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है, अपने घर की समाधि और बच्चों की आयु के लिए पूजा की जाती है। आज के दिन चक्कू का कटा हुआ दिखाया जाता है, मक्की की रोटी और चने की सब्जी खाई जाती है और गौ माता की पूजा की जाती है। आज गाय और बछड़े की पूजा की जाती है बच्चे की लंबी आयु के लिए। आज के दिन चक्कू का कटा हुआ कुछ नहीं खाते हैं, मक्की चना बाजरा यही खाते हैं। भैंस का दही दूध काम में लेते हैं, भैंस का घी भी काम में लेते हैं। पूजा किस तरह करते हैं आप? गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। आज नारियल की क्या परंपरा है इसमें? नारियल तो बच्चे की लंबी आयु के लिए इसमें बछड़े के पाँव के नीचे से, गाय के और बछड़े के पाँव के नीचे से निकालते हैं। ठीक है, बता। घर की सुख शांति के लिए और बच्चों की लंबी आयु के लिए हम बछड़ी की और गाय की पूजा करते हैं। क्या सारी पूजा करते हैं। क्या करते हैं इस दिन आप? आज गाय की और उसके बच्चे की पूजा करते हैं और दही का और इसका और चने का भोग लगाते हैं, लगाते हैं। और खाने में क्या लेते हैं आज? या फिर हाथों से टूटी हुई खिचड़ी का सेवन करते हैं। खबर भरतपुर के रुदावल से है, जहां आए दिन लगने वाले जाम की समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशान होना पड़ता है। इस समस्या से काफी बार उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है, पर उनके कानों में आज तक जू तक नहीं रहेंगी। प्रतिदिन लगने वाले इस जाम में बस स्टैंड पर लोग घंटों तक फंसे रहते हैं। एम्बुलेंस वाहनों की लंबी कतार यहां रोज लगी रहती है। जाम लगने का मुख्य कारण सड़क पर अतिक्रमण और रोड पर दौड़ने वाले ओवरलोड वाहन हैं। हालांकि उच्च अधिकारियों को सबका पता होते हुए भी मूक दर्शक बने हुए हैं। अब देखना यह है कि लोगों को इस जाम की समस्या से कब निजात मिलेगी। पाली शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मकान की छत पर 45 वर्षीय प्लम्बर चंबालाल सरगड़ा की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मकान मालिक अवैध रूप से शराब बेचता है और चंपालाल की मौत के पीछे कोई बड़ी अनहोनी है। पाली के इंदिरा कॉलोनी विस्तार में चीमाबाई संचेती स्कूल के पास रहने वाले 45 वर्षीय चंपालाल सरगरा, जो पेशे से प्लम्बर थे, वह सुबह काम पर गए थे, लेकिन देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। फोन कॉल्स का जवाब न मिलने पर परिजन सुबह उन्हें ढूंढते हुए नया गांव पहुंचे। वहां एक शॉप के ऊपर बने कमरे में चंपालाल की लाश छत पर पड़ी मिली। परिजनों का आरोप है कि इस शॉप का मालिक अवैध रूप से देर रात तक शराब बेचता है और लोगों को घर पर बिठाकर शराब पिलाता है। जब परिजनों ने मकान मालिक से पूछताछ की तो उसने अंदर जाने से मना कर दिया। बाद में समाज के लोगों के साथ जबरदस्ती अंदर जाने पर छत पर चंपालाल की लाश मिली, जिस पर चोटों के निशान भी पाए गए। सरगरा समाज के नेता बाबूलाल आर्य ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि चंपालाल की हत्या हुई है और जब तक हत्या की धारा में मामला दर्ज नहीं होता, परिजन लाश नहीं उठाएंगे।
चंपालाल जी थे हमारे समाज के, मोहन जी के लड़के। अहुआ गांव था, इंदिरा कॉलोनी निवास करते थे। नया गांव में रमेश नामक आदमी है जो दारू बेचता है और पूरी रात्रि में दारू का वहाँ पर उसके यहाँ काम चलता है और सभी को पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है। वहाँ पर वो 3-4 लोग हैं, वहाँ बैठे थे और मैं तो यही कहूँगा कि उसका मर्डर हुआ है, मारा गया है बुरी तरह से। साथ वालों ने मारा, चाहे मकान मालिक ने मारा। सुबह परिजन गए वहाँ, जाके पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, यहाँ तो नहीं है। तो फिर जबरदस्ती उस घर में घुसकर जब देखा गया तो उसकी डेथ बॉडी वहाँ पर पड़ी थी और पसलियों पे चोटों के निशान थे, कोहनी पर भी चोटों के निशान थे और जगह जगह चोटों के निशान थे। अगर पुलिस प्रशासन अगर 302 में मुकदमा दर्ज कर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। तब तक डेथ बॉडी हम नहीं हटाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भरतपुर जिले के रुदावल के भवनपुरा गांव के मुख्य रास्ते में जल भराव होने से स्कूली छात्रों एवं ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि करीब 1 महीने से रास्ते में जल भराव हो रहा है। सुबह एवं दोपहर को छुट्टी के समय इसी पानी से निकलना पड़ता है। वहीं कभी कभी तो पानी में गिरने से विद्यार्थियों को वापस बिना पड़े लौटना पड़ता है। पूर्व में यहाँ नाला बना हुआ था, लेकिन अब नाला बंद पड़ा हुआ है और पानी ने अपना यहाँ पे स्थायी डेरा जमा लिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आम जन एवं स्कूली बच्चों को इस समस्या से राहत मिलेगी। सर, इसको 1-2 महीना हो चुका है। इसमें हम भीग जाते हैं तो इसमें आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको पढ़ाई भी ढंग से नहीं चल पा रही है हमारी। काफ़ी दूर तक पानी भरा हुआ है, स्कूल तक है। अच्छा, कौन से स्कूल तक जाते हैं आप? गीतावाल। इससे जल्दी से जल्दी सफाई कराई जाए। विद्यालय जाने का एक ही रास्ता है। विद्यालय जाने का एक ही रास्ता है और कहीं नहीं जा सकते। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मैं गीतावाल स्कूल विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ। ये 1 महीने से प्रॉब्लम आ रही है। इसमें अनेक तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जिससे बच्चों को भी काट देते हैं। 1-2 बच्चे को भी काट दिया है। हमें MLA सर से निवेदन करते हैं कि आप इस पानी को जल्दी से निकलवाएं और जिससे हमारी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। सर, मैं भवनपुरा गांव का रहने वाला हूं। मैं गीतावाल विद्यालय में पढ़ता हूं। मेरा नाम जैसे है और यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं। स्कूल में पानी, स्कूल के रास्ते हम जाते हैं, स्कूल में यहाँ पर पानी भरा, रास्ते में हम गिर जाते हैं। तब पानी में हम गिर जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर हमें दोबारा लौट कर जाना पड़ता है। कभी स्कूल भी नहीं आना पड़ता है और ये छोटे बच्चे हैं, ये भी गिर जाते हैं। हमको बहुत परेशानी आती है, हमारी पढ़ाई भी रुक जाती है। अच्छा, हमें बहुत दिन से आ रही है। कम से कम ये बारिश पर ये 5-6 दिन हो गए हैं। जल्द से जल्द इस पानी को करवाएं यहाँ से। हमको दिक्कत होती है, इसको जल्द से करवाएं, इस पानी को सफा करवाएं यहाँ से। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम गीतावाल विद्यालय में पढ़ते हैं। पानी 1 महीना से अवरुद्ध है ये रास्ता बिल्कुल। क्या समस्या आती है? निकलने में समस्या है। आप देख रहे हैं, ये समस्या जो है साफ होना चाहिए, कैसे भी हो। जो पहले नाला था वो अवरुद्ध हो गया है, उसको खुलवाया जाए। ये समस्या फिलहाल में कितने दिन से बनी हुई है? 1 महीना से मानो इसको। कौन से गांव की? भवनपुरा की, मीनापट्टी। हाँ, महीना भर हो गया इसको और बालकन की और सब इंसानों की परेशानी हो रही है। अच्छा, गांव का एक ही रास्ता है और भी कोई रास्ता है आना जाने का? कहना ये चाहेंगे कि नाला निकलेगा। पहले नाला था, अवरोध कर दिया। हाँ, वो रिबेट चुका है नाला ने। पहले नाला निकलेगा जब ये समाधान मिलेगा। कौन से गाँव का मामला है? ये भवनपुरा का है। वीरता और बलिदान के प्रतीक विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इन दिनों बुरा हाल है। प्रशासनिक और विभागीय लापरवाही के चलते पर्यटक भारी परेशानी में हैं। दुर्ग परिसर में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इससे खासकर महिलाओं और बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। दरअसल विजय स्तंभ के पास बना शौचालय तोड़ दिया गया था और नए शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों से टिकट और पार्किंग के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। पेयजल समस्या भी पूरी तरह से ठप है। ऐसे में मजबूरी में पर्यटकों को महंगा बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है। दूसरी ओर राजनीतिक और विभागीय संरक्षण में दुर्ग की तलहटी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी खूब हो रहा है। हर तरफ गंदगी, अव्यवस्था और अतिक्रमण के कारण पर्यटक निराश होते हैं और विश्व धरोहर की छवि धूमिल हो रही है। अब देखना यह है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हालत पर उठ रहे यह सवाल जिम्मेदारों को कब परेशान करेंगे और इन समस्याओं का कब हल होगा। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव में माली समाज के लोगों की एक बड़ी शोक सभा आयोजित हुई।
बैठक का मुख्य विषय गुजरात के भरूच में हुए प्रकाश माली हत्याकांड पर समाज का आक्रोश और न्याय की मांग रहा। जानकारी के अनुसार झाड़ोली निवासी प्रकाश माली की 17 अगस्त को भरूच गुजरात राज्य में अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्यारों ने उसके हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया। मृतक भरूच में बाबा रामदेव कैटरर्स का संचालन करते थे और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि घटना को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया होगा। हालांकि पुलिस जांच अभी जारी है। सभा में मौजूद माली समाज के लोगों ने कहा कि यह घटना केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी पीड़ा देने वाली है। समाज के लोगों ने प्रशासन और गुजरात पुलिस से शीघ्र हत्यारों की गिरफ्तारी कर कठोर सजा दिलाने की मांग की है। समाज के लोगों ने सरकार से मृतक के परिवार को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने की भी अपील की है। साथ ही तय किया गया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो माली समाज बड़े पैमाने पर आंदोलन की राह अपना सकता है। चंपालाल जी थे हमारे समाज के, मोहन जी के लड़के, अहुआ गांव था, इंदिरा कॉलोनी निवास करते थे। नया गांव में रमेश नामक आदमी है जो दारू बेचता है और पूरी रात्रि में दारू का वहाँ पर उसके यहाँ काम चलता है और सभी को पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है। वहाँ पर वो 3-4 लोग हैं, वहाँ बैठे थे और मैं तो यही कहूँगा कि उसका मर्डर हुआ है, मारा गया है बुरी तरह से। साथ वालों ने मारा, चाहे मकान मालिक ने मारा। सुबह परिजन गए वहाँ जाके पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, यहाँ तो नहीं है। तो फिर जबरदस्ती उस घर में घुसकर जब देखा गया तो उसकी डेथ बॉडी वहाँ पर पड़ी थी और पसलियों पे चोटों के निशान थे, कोहनी पर भी चोटों के निशान थे और जगह जगह चोटों के निशान थे। अगर पुलिस प्रशासन अगर 302 में मुकदमा दर्ज कर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। तब तक डेथ बॉडी हम नहीं हटाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर सूतड़ा के नजदीक भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। ये सभी बारां और मध्य प्रदेश के ब्यावरा से राजसमंद मजदूरी करने वैन में सवार होकर जा रहे थे। वैन अन्य भारी वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन सवार 4 लोगों के शवों के टुकड़े हो गए, जिन्हें समेटकर अस्पताल लाना पड़ा। डाबी थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से डाबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से कोटा के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। घायलों को सुबह कोटा मेडिकल कॉलेज लाए, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। ये लोग बारां जिले के और मध्य प्रदेश के ब्यावरा के बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक अनिल की जानकारी मिली है, शेष 3 के बारे में पता नहीं चल पाया है। इसमें एक महिला और 2 पुरुष हैं। इसके अलावा 5 लोग घायल हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक महिला है। दुर्घटना में मृतक अनिल की पत्नी मीनाक्षी और बच्चा भी घायल है। मृतक अनिल के परिजन कोटा आ गए हैं और इसके बाद डाबी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में स्मार्ट मीटर के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। यहाँ बाजार बंद रखा गया और विधायक भगवान राम सैनी के नेतृत्व में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों ने बंद का आह्वान किया था। इसके बाद विधायक के नेतृत्व में सभी लोगों ने बाजार बंद करवाया और नारेबाजी की। स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सभी ने पूरे शहर में रैली निकाली और नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। शाकंभरी गेट से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांग की। इस रैली में व्यापारी, स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि, युवा, महिलाएं आदि शामिल रहे। मीटर के विरोध में दिनों का आह्वान किया था। अभी शांतिपूर्ण तरीके से बाजार बंद कर रहे हैं लोग। का नुकसान हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि विरोध से देखते हुए स्मार्ट मीटर जो लागू किया है उसको बंद करें, सरकार के हित में काम करें, लोगों के हित में काम करें। किसानों को इससे बहुत किसान मजदूर को लोगों को बहुत नुकसान होगा। तो आज हमारे पूरे जिले का आह्वान है कि जब हमारे सारे लोग एक साथ हो गए और अपनी मर्जी से ये बंद कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। कहाँ कोई सभा होगी, कोई ज्ञापन, कुछ ज्ञापन दिया जाएगा। कभी बाजार में से जाकर के हम ज्ञापन देंगे और ये हमारी जो स्मार्ट मीटर के विरोध में ये जनता की आवाज़ को जयपुर तक पहुँचाया जाए, इसलिए हम यह ज्ञापन देंगे। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित नागर महाराज के नेतृत्व में ध्वज वाहन यात्रा पहुंची। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से बड़ी संख्या में सनातनी लोग ध्वज वाहन यात्रा के साथ
मध्य प्रदेश के खिलजीपुर से रवाना हुए थे। यात्रा का मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर अकलेरा खोरी चौराहे पर सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ आतिशबाजी भी की गई। पुष्प वर्षा के साथ कामखेड़ा बालाजी मंदिर में प्रवेश पर हनुमान जी महाराज के दर्शन एवं महाआरती हुई। आरती के बाद प्रसिद्ध कथावाचक ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित ने भोजन प्रसादी वितरित की। इस मौके पर खिलजीपुर विधायक हजारीलाल डांगी, राजगढ़ ब्यावर, खिलजीपुर, जीरापुर सहित बड़ी संख्या में कई जगह से जनप्रतिनिधि और भक्त मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की बिनोबा बस्ती के सामने एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। अभी कोतवाली पुलिस शव के शिनाख्त के प्रयास कर रही है। पुलिस की ओर से विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। कोतवाली थानाधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने विनोबा बस्ती के सामने एक व्यक्ति के अचेत होने की सूचना दी थी। इस पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां देखा कि एक व्यक्ति सांसें नहीं ले रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली, जिस पर पुलिस को कोई पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस घटना के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ में जुटी है। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 1 माह के दौरान अब तक 3 शव मिल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, अभी कंट्रोल से आधे घंटे पहले सूचना आई थी भाई राधा कृष्ण गौशाला के पास में एक कोई मृत व्यक्ति की लाश पड़ी है। तत्काल डीओ और पुलिस जाब्ता वहाँ मौके पर गया है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कोई अत्यधिक नशे के कारण से उसके मृत्यु हुई है। कि शरीर पर जहर चोट नज़र नहीं आ रही है और आसपास के जो रहने वाले लोगों से, दुकानदारों से, राहगीरों से भी उसका पता करवाया जा रहा है भाई ये कौन किसका कहाँ, लेकिन अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान करवाई जाएगी और डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया जाए। एफएसएल टीम मौके पर बुलवाई गई है ताकि उसका पता लगे और भी मृत्यु का बाकी और लीगल कार्रवाई की जाए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मध्य रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के आगामी 3 दिवसीय लक्खी मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रांगण में संबंधित विभागीय अधिकारियों सहित त्रिनेत्र मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले के दौरान कई व्यवस्थाओं में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। टाइगर मूवमेंट को देखते हुए इस बार मेले के दौरान त्रिनेत्र गणेश परिक्रमा मार्ग, अमलेश्वर महादेव मंदिर मार्ग को बंद रखने सहित श्रद्धालुओं के लिए लगाए जाने वाले भंडारों को सीमित करने एवं सुरक्षा बतौर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता एवं वन कर्मियों की टीमें तैनात करने का भी निर्णय लिया गया। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का 3 दिवसीय लक्खी मेला आगामी 26 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग एवं मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुट गया है। मेले की तैयारियों को लेकर गणेश मंदिर प्रांगण में हुई आवश्यक बैठक के अंदर मेले की तैयारियों को लेकर गणेश मंदिर प्रांगण में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो तथा सभी व्यवस्थाएं पुख्ता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण की जाए। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। प्रशासन द्वारा सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की हाल ही में गतिविधियां देखी गई हैं और इससे बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड के साथ ही सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए जाने चाहिए। खंडार, बोदल, उलियाना से आने वाले अवैध रास्तों को भी पूर्णतः बंद किया जाएगा ताकि श्रद्धालु सुरक्षित मार्ग से ही मंदिर पहुंच सकें। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर जोगी महल से प्रारंभ होने वाली त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिक्रमा मार्ग और अमरेश्वर महादेव मार्ग को बंद रखने का निर्णय लिया गया। उसको लेकर आज सभी अधिकारी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में गणेश जी के मंदिर परिसर में बैठक की गई और तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी विभागों की तैयारियाँ पूर्ण है। प्रयास रहेगा इस बार सरकार अच्छे से गणेश जी के दर्शन कर पाए। पूर्व में जो टाइगर के लेकर कुछ घटनाएं हुई है उसको लेकर इस बार प्रशासन ने कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हैं, वो भी हम आम लोगों तक राइटफुली कम्युनिकेट करेंगे। विशेष तौर पर जो रूट्स हैं उसके अलावा अन्य मार्गों से प्रवेश न करें ताकि किसी भी तरह की कैजुअल्टीज़ वगैरह नहीं हो। और मेले की सुविधा को लेकर चाहे एक्स्ट्रा बसें की बात हो
टॉयलेट्स की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, भंडारे की बात हो, लाइट्स, बैरिकेडिंग, सारी व्यवस्थाएं जो है समय पर पूर्ण कर ली जाएगी। और हमारे जो कंट्रोल रूम नंबर है वो भी हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो या सुझाव हो तो उस पर नोट करा सकें। थैंक यू। जो मेले के बारे में आज जो मीटिंग हुई थी इसमें सब थे, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और सबके सहयोग से इसका पूरा ध्यान रहेगा। मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जो स्पेशली टाइगर मूवमेंट है और सब अडल्ट जो टाइगर है 2 साल जिन्होंने अभी उम्र प्राप्त की है, उन पर विशेष ध्यान, उनकी मॉनिटरिंग रखी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त हमने होमगार्ड दिए हैं इसमें ताकि किसी भी हालत में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें और जो मेला है सक्सेसफुली हो जाए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन से मेला परिसर तक रोडवेज बसों का संचालन भी किया जाएगा। रेलवे स्टेशन से मेला परिसर तक रोडवेज बस का प्रति यात्री किराया महज 10 रुपये निर्धारित किया गया है। मेले के दौरान रणथंभौर दुर्ग, जोगी महल से गणेश धाम सहित संपूर्ण मेला परिसर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, साइलेंट जनरेटर लगाने और बारिश के दौरान करंट हादसों से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। मेले में साफ सफाई के लिए सभी सफाई कर्मियों को रिफ्लेक्टर जैकेट पहनने होंगे। मंदिर परिसर व भंडारा स्थलों पर डस्टबिन भी रखे जाएंगे। अस्थायी एवं मोबाइल शौचालय भी लगाए जाएंगे। मेले के दौरान जल भराव वाले स्थानों पर गोताखोर एवं एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। चौकसी के लिए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जैसे पॉलीथीन, डिस्पोजेबल कप, चम्मच आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। भंडारे केवल निर्धारित स्थलों पर ही लगाए जाएंगे। नगर परिषद क्षेत्र में होटल राज पैलेस से सरस डेयरी, डोसा कॉर्नर तक, वहीं पंचायत क्षेत्र में भंडारे पार्क सीमा से बाहर हेलीपैड से मेन रोड के मध्य खाली भूमि पर ही लगाए जाएंगे। भंडारा निःशुल्क होगा, लेकिन प्रत्येक भंडारे के लिए अमानत राशि जमा करानी होगी, जो शर्तों की पालना करने पर वापस दी जाएगी। मेला क्षेत्र में चिकित्सा टीमों की 8-8 घंटे की पारियों में ड्यूटी रहेगी तथा एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। खाद्य निरीक्षक और रसद विभाग की टीमें मिलावटी व खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए निगरानी रखेंगी। मेले की तैयारी प्रशासन की तरफ से सभी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है, पर टाइगर के खतरे को देखते हुए परिक्रमा मार्ग को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। बाकी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए उनकी सभी तरीके का ख्याल रखा गया है और उम्मीद है कि मेला इस बार काफ़ी गणेश जी के आशीर्वाद से काफ़ी भरा रहे। और कुछ नवाचार इस बार कोई जी, इस बार गणेश जी के श्रृंगार के लिए बॉम्बे से विशेष फूलों की सुपारी के फूलों की माला, फूल बंगला, झांकी, 56 भोग की प्रसादी और वही चारों पहर की एक पूजा का। और इस बार फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से गणेश जी का उत्सव, जन्मोत्सव सभी को सोशलाइज किया जाएगा। बैठक में सारे पहलुओं पर चर्चा कर ली गई है और जो पुलिस रिलेटेड जो बंदोबस्त है उसका हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। कहाँ का हमारे सेक्टर्स बनेंगे, कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है, कहाँ हमारा रिजर्व कंपोनेंट रहेगा और ओवर डिप्लॉयमेंट हम इस बार करेंगे क्योंकि पिछले दिनों में टाइगर का मूवमेंट इधर देखा गया और अभी भी चल रहा है मूवमेंट। उसी को लेते हुए और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है और परिक्रमा जो मार्ग है इस बार उसको बंद किया जा रहा है, इसी को देखते हुए ताकि कोई हादसा, कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए जो पिछले दिनों में रही है और सारे श्रद्धालु अच्छे से आएँ, अच्छे से अपने मेला अवधि को इसको एंजॉय करें। इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है और जो भी प्रशासन टाइम पे आपको डायरेक्शंस जारी करेगा, ठीक निर्देश जारी करता है, उसके आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि लोग उसकी पालना करें। उन लोगों की, आप लोगों की सेफ्टी के लिए है और आप लोग भी ध्यान रखें और आने वाले मेले के लिए सबको अग्रिम शुभकामनाएं। 3 दिवसीय लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जगह जगह पुलिस एवं वन कर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा ताकि मेले के दौरान किसी श्रद्धालु के साथ कोई अनहोनी न हो, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मध्य में पड़ता है। ऐसे में इस इलाके में लगातार टाइगर का मूवमेंट बना रहता है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरू के पास ठिकरिया टोल प्लाजा के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बाइक को करीब 400 मीटर तक घसीट कर ले गई, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। हादसे में बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई। यह खौफनाक मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मृतकों की पहचान सीकर के रिंगस निवासी विनोद कुमार जटावत और भीलवाड़ा के शाहपुरा निवासी करण सिंह राणावत के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद दोनों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बगरू थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा और हेड कांस्टेबल लालाराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ट्रक चालक नशे की हालत में था और अहमदाबाद से हरियाणा जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बाड़मेर जिले में एक निजी हॉस्टल में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेड़वा थाना क्षेत्र के हरपालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक हॉस्टल में मासूमों को गर्म सरिये से दागा जा रहा था। आरोप है कि जो बच्चे नींद में बिस्तर गीला कर देते थे, उन्हें इस तरह की खौफनाक सजा दी जाती थी। यह मामला तब खुला जब शनिवार को एक बच्चा इस अत्याचार से तंग आकर हॉस्टल से भाग गया। खून से लथपथ हालत में जब वह बाहर आया और चिल्लाने लगा तो ग्रामीणों ने उसे देखा और उसके परिवार को सूचना दी। बच्चे के शरीर पर गर्म सरिये के दागे जाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला नारायण गिरी ही बच्चों के साथ यह क्रूरता करता था। अब तक ऐसे 8 से 10 बच्चों की पहचान हुई है जिनके साथ मारपीट और दागने की घटना हुई है। इस घटना के सामने आने के बाद बच्चों के परिजनों ने हॉस्टल के बाहर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नारायण गिरी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी भरतपुर का रहने वाला है। सारला सरपंच मोहनलाल ने बताया कि पहले भी इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें मिली थी, लेकिन ट्रस्ट की बदनामी के डर से मामले को दबा दिया गया था। हरपालेश्वर महादेव मंदिर में 2022 में यह आवासीय छात्रावास खोला गया था, जहां घुमंतु, आदिवासी, अनाथ और गरीब परिवारों के करीब 25 बच्चों को गुरुकुल पद्धति से आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। जयपुर जिले के जोबनेर बाईपास पर एक केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से केमिकल का रिसाव शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए घटना स्थल पर मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने तुरंत बाईपास पर ट्रैफिक को रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों से यातायात को डाइवर्ट किया। लोगों को दुर्घटनाग्रस्त स्थल से दूर रखने के लिए अपील की गई। क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क से हटाने और केमिकल रिसाव को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस की निगरानी में यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। नागौर जिले के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट और विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपे। ग्रामीणों ने इस संबंध में अधीक्षण अभियंता के माध्यम से ऊर्जा मंत्री और राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों में लगे पुराने बिजली के मीटर सही चल रहे हैं और वे समय पर बिल भी भर रहे हैं। उन्होंने नए मीटरों का विरोध करते हुए कहा कि इन मीटरों में कई खामियां हैं, जिससे भविष्य में उन्हें और किसानों को परेशानी हो सकती है। इसलिए वे सरकार से स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ज्ञापन में अपने क्षेत्र में रोजाना होने वाली बिजली के कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने की भी गुहार लगाई है। किशोर विद्यासर गांव सोमना है। मैं युवा से कलेक्टर साहब ने कि माके स्मार्ट मीटर नया इनी जगह सरकार लगवा रही है, तो माके जगह पुराना मीटर इनी बहुत मैं संतुष्ट हाँ, बाकी ये नहीं लगाना। युवा से मैं कलेक्टर साहब ने देना आया ज्ञापन और कहना है भाई इनको पूरा विरोध है गाँव में, और ये नयोड़ा स्मार्ट मीटर इनी जगह मान नहीं लगाना चाहिए। वो बात क्यों कौन लगाना चाहिए, कहीं कारण है जगह मांग ऑलरेडी पुरान क्या है, बहुत लाइट आ रही है, सही है, कहीं मतलब इनको नया को भाई नया में फायदो कहीं है, माने तो की फायदो दी क्यों कोनी। और अगर किसान मत थोपे तो गलत है। किसान तो भी दुखी आगे या बरसात को हो रही है, सूखा मूंग जल रही है, अगला हो रही है, फिर नई नई क्यों इसके मन ले रहा है। तो मैं तो भी पुरानी हुई संतुष्ट हाँ। बात है राजस्थान सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसका भारतीय किसान संघ पूरा विरोध कर रहे हैं। समय रहते हुए इस योजना को बंद किया जाए, अन्यथा कलेक्टर और एसी ऑफिस को घेराव किया जाए किसान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। संपूर्ण राजस्थान में स्मार्टफोन जो लगाए जा रहे हैं, जो प्रीपेड है, और वास्तव में प्रोजेक्ट कोई हो, पायलट प्रोजेक्ट लागू करे तो भी समझ में आता है कि एक जिले का कैसा हो सकता है। संपूर्ण राजस्थान में आदेश कर दिया सरकार ने बिना किसानों की सहमति लिए हुए, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लाइट भी पूरी नहीं आती, कहीं ट्रिपिंग हो रही है, कहीं आ ही नहीं रही है, कटौती अनाप शनाप हो रही है, इसका पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ नागौर जिलाध्यक्ष, अभी जो सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ये कार्यक्रम चला रखी है, इसका हम पूर्णतः विरोध कर रहे हैं और किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर हम लगाने नहीं देंगे, ऐसा हमने तय किया है।
और संपूर्ण राजस्थान के अंदर प्रत्येक GSS पर अब आज दिन के 12:30 बजे सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। तो उसी रूप में जिला हेडक्वार्टर पर हम भी जो है ये स्मार्ट मीटर के विरोध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये ग्राम पंचायत सोमना से स्मार्ट मीटर के विरोध में लोग आए हैं इकट्ठा होकर, और स्मार्ट मीटर का जगह जगह विरोध हो रहा है। पूरे राजस्थान में आप देखो जगह जगह आंदोलन हो रहा है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से ये ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब को यही निवेदन करने आए हैं कि स्मार्ट मीटर का हर जगह विरोध हो रहा है। तो उपभोक्ता की मर्जी के बिना कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। स्मार्ट मीटर तभी लगाया जब उपभोक्ता की मर्जी हो, और उपभोक्ता इसके खिलाफ में पूरा मतलब आंदोलित है। और जब तक इनकी राय नहीं हो, जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। और स्मार्ट मीटर का पूरे जगह विरोध हो रहा है। स्मार्ट मीटर का सिस्टम भी आपने देखा होगा, उसका 25,000 रुपये जो राशि है वो भी इनसे किस्तों में वसूल की जाएगी। और जगह जगह दिक्कत आ रही है। अभी आप मुझे बताओ, जो ट्यूबवेल वगैरह जो कनेक्शन है इनके, वहाँ ना तो पूरे तरीके से लाइट मिल रही है, जितने जैसे मान लो 8 घंटे बिजली देनी चाहिए, 8 घंटे बिजली नहीं मिलती। गाँव में हालत ख़राब हो रही है। 24 घंटे बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, उसमें देखो इस गर्मी में ऐसी हालत ख़राब हो रखी है। नहीं तो ये टाइम पे बिजली दे रहे हैं ना कुछ और स्मार्ट मीटर के नाम पे ये जो जिस तरह की लूट कर रहे हैं, उस लूट का हम पूरे पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और हम किसानों की मर्जी के बगैर, उपभोक्ता की मर्जी के बगैर स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। आपको स्मार्ट मीटर्स में क्या मतलब उपभोक्ता को नुकसान क्या दिखेगा? कोई नुकसान, एक तो 25,000 रुपये की जो राशि का भार इन पर पड़ रहा है मीटर का जो राशि है वो उपभोक्ता से वसूली जाएगी। दूसरा, इसमें प्रीपेड वाला सिस्टम होगा। पहले रिचार्ज करो, रिचार्ज खत्म होती है बिजली बंद हो जाएगा। अब गाँव में जो आम इतने अभी पढ़े लिखे इतने जागरूक नहीं है कि वो पहले से उसको रिचार्ज कर पाएँ या इस तरह का, और उसमें तुरंत अगर बिजली कट जाएगी। नहीं तो इसमें कम से कम आज मान लो बिल जो समय पर जमा नहीं हुआ वो अगले महीने जमा करा देंगे। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है और ये सही विरोध हो रहा है। जितुराम नाम है, गांव सोमना है, मेघवाड़ा। मैं ये बात में गांव मारो सिरो नुआ कने लगे ना, मीटर नहीं लागना मांगे तो पुरानी तो साइके ही रहना। ये मैं नया मांगे नहीं लागना मांगे, पूरा गांव है ना, पूरा आई कहे नहीं लागना। वो मांगे पुरानी तो है भाई ठीक है, पुराना तो ठीक है, पर नया लागे कहीं घाटो है बाबा। भी मैं नाराज हाँ, मैं के मैं अगली बात तो मैं देख लिया, माने पड़ता नहीं खावे, मगर अगले ठीक है, पुराना है ना वो बढ़िया है और नया नहीं। क्या बिल में बढ़ोतरी होगी नया मीटर? अब काई था काई हुई माने पता नहीं भी बात को, बढ़ोतरी हुई कमती हुई भी कोई भरोसा नहीं है। मैं तो मांगे है जो कोई ठीक है, मांगे तो बैंक समझ है वो ठीक है, मांगे बढ़िया है, नया नहीं। क्या नाम है आपको? हमारा जीतूराम जी, मेघवाड़ हूँ। किसा गाँव हो? सोमना गाँव है, सचोरिया मेघवाड़ हूँ। ठीक सब। स्मार्ट मीटर है ये केंद्र सरकार की योजना है, और जो ये RDSS जो योजना है उसी का पार्ट है। और उसमें सेंटर से जो पैसा है 60% उसमें सब्सिडी है। और ये हमने मेड़ता में चालू किया था। मेड़ता में कुछ जगह दिक्कत भी आई थी, उनका समाधान भी किया था हमने, पैरेलल मीटर लगा के उनको समझाया भी था। और अभी तो हमारा ध्यान पहले गवर्नमेंट कनेक्शन है 4,500, उनमें गवर्नमेंट कनेक्शन लगाने का भी हमें 30 तारीख तक करेंगे। और इस ये जो योजना है ये पूरे भारत में लागू हो रही है, और धीरे धीरे स्मार्ट मीटर सब जगह लगने हैं। नागौर शहर में 2021 में 10,000 मीटर लगे थे। ये पोस्ट पेड योजना है, अभी इसमें प्रीपेड का कोई प्लान नहीं है, और कोई प्रीपेड लगवाएगा उसमें 15 पैसा का छूट का प्रावधान है। और ये एक मीटर का स्मार्ट वर्जन है, और ये अच्छा मीटर है, इसकी कोई शिकायत नहीं है। और लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो भी हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, और ये मीटर सभी जगह लगने तय नहीं। उसमें हमने उनको बताया भी है, डबल पैसा का कोई मतलब ही नहीं है, जितनी रीडिंग है उतने बिल आएगा। हम स्पॉट बिलिंग चालू कर रखी है, उसमें भी कंज्यूमर को रीडिंग दिखाते हैं, स्पॉट पर ही मीटर देते हैं। और ये इसमें तो रीडिंग का तो प्रावधान फिर बाद में जाने जरूरत ही नहीं है, सिम लगी हुई है, रीडिंग उसमें आ जाएगी कि ये मीटर एकदम 100% सही है। और हमने मेड़ता में 7 मीटर लगाए थे पैरेलल में, उनमें कोई शिकायत नहीं आई। अभी भी कोई चाहे तो हमारी लैब है, उस मीटर को टेस्ट करा सकता है, रीडिंग दिखा सकता है, और रीडिंग इसकी कोई शिकायत नहीं है। सर अभी ये बात लोगों में चल रही है कि भाई जैसे ही मीटर में पैसा खत्म हो जाएगा मीटर बंद हो जाएगा, जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमने नागौर में 2021 मीटर लगाए थे, उसमें भी पोस्ट प्लान का ही है, प्रीपेड उसमें कोई अभी लागू नहीं किया है।
और प्रीपेड इसमें मैंडेटरी नहीं है, अगला कोई चाहेगा तो ऑप्शन देके करवा सकता है प्रीपेड। नहीं, हमारा जो मीटर है पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड ही रहेगा, 15 पैसे छूट मिलेगी जो प्रीपेड करवाएगा तो। और बिजली कटने का ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। आप चाहो तो आपका जो मीटर है उसके पैरेलल मीटर, पुराने मीटर में इसको लगा देंगे, 15 दिन तक रख लेंगे और रीडिंग की कोई गलती नहीं है। मीटर बाकायदा टेस्टेड है और प्रीपेड में अभी इसका कोई प्लानिंग नहीं है और बिजली का कटने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। आप वो स्मार्ट मीटर लगा देंगे, उसके बाद में आपने नहीं हटाया तो उसका क्या होगा? नहीं, वो तो मैं आपको टेस्ट लगा रहे हैं। हाँ भाई, आपका मीटर यदि पहले वाला और उसमें फर्क रहेगा तो हमारा स्मार्ट मीटर डालेंगे। वो तो आपको एक टेस्टिंग के लिए लगा रहेगा, आप आपकी संतुष्टि के लिए लगा रहे। आप यदि संतुष्ट हो गए, मीटर दोनों बराबर है तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे, रीडिंग का फर्क आएगा। बांसवाड़ा जिले के छींच कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महावीर इंटरनेशनल नोगामा शाखा द्वारा जीवन रक्षक किट वितरित किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य नवनीत शुक्ला, महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष सुरेश कुमार गांधी, वाइस प्रिंसिपल मुकेश सुथार, शाखा सदस्य जगदीश कटारा आदि के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने जीवन रक्षक किट के उपयोग के बारे में जानकारी दी। विद्यालय की ओर से सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। प्रार्थना के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में संगठन अध्यक्ष ने नोगामा शाखा द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस किट में 3 प्रकार की जीवन रक्षक गोलियां हैं जो हार्ट अटैक की स्थिति में तत्काल मरीज को राहत दे सकती हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को यह किट अपने पास रखनी चाहिए, जिससे किसी भी इमरजेंसी में काम लिया जा सकता है। उन्होंने हार्ट अटैक के लक्षण और दवा का प्रयोग करने के तरीकों के बारे में भी बताया। प्रधानाचार्य ने संगठन के कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर संगठन की 50वीं गोल्डन जुबली पर प्रकाशित विशेष अंक सभी स्टाफ को भेंट किया गया। कार्यक्रम में अंजना कटारा, स्काउट मास्टर महेश लोहार, प्रवीण बंजारा, प्रभुलाल कटारा सहित विद्यालय स्टाफ ने सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन रूप जी पटेल ने किया। अलवर युवक कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह जुलूस हॉप सर्कल से शुरू होकर शहीद स्मारक तक गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र बचाने का संकल्प लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रदेश सचिव संदीप ओला और युवा नेता विष्णु यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई है। नेताओं ने दावा किया कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सहित कई जगहों पर वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत घोषित किया था वे राहुल गांधी के साथ चाय पीते पाए गए। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी लगभग 65 लाख वोट काटे गए हैं और अब हाई कोर्ट के संज्ञान लेने पर चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी है। युवा कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन आरोपों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा आज पूरे देश के अंदर जो निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से वोटों की चोरी की गई, वो लोग जो जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मृत दिखा दिया, लेकिन वो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी गांधी के साथ चाय पी रहे हैं। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम मिलकर काम कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई। बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर और राजस्थान के अंदर भी पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की, पूरे देश का युवा इसके खिलाफ खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश के अंदर विरोध का सामना करना पड़ा है। आज युवा कांग्रेस ने हमारे होप सर्कल से लेके और शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला है और भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने जुलूस निकाला है। क्या पूरा मामला है, क्या चाहते हो आप? ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्या वास्तविकता में घटनाक्रम है या फिर अलग चीजें हैं? देखिए सब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से इनकी बिहार की वोटर लिस्टें निकाली, इनकी कर्नाटक की वोटर लिस्टें निकाली, इनकी हरियाणा की वोटर लिस्टें निकाली और सब जगह ये पाया गया कि जैसे बिहार को आप ले लो, जो वहां का मजदूर तबका, जो वहां का गरीब तबका, जो वहां का SC ST OBC का तबका, जो बेचारे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में मजदूरी करने जाते हैं, उनको ये पता है कांग्रेस का प्रो वोट है,
तो एक एक विधानसभा में से 20-20 हजार वोट गायब करवा दिए। बिहार में 65 लाख वोट उन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिए और उनकी चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये चीज सारी प्रमाणित हो रही है। उसके बावजूद चुनाव आयोग हमारे नेता राहुल गांधी से कहता है कि आप एफिडेविट दो। भाई तुम्हारी वेबसाइट से डाटा लिए है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके अनुराग सिंह ठाकर जब कोई बात कहते हैं उनसे तो एफिडेविट मांगते नहीं चुनाव आयोग वाले। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का यह कहना है कि जिस तरीके से आपने वोट चोरी करी है, राजस्थान में भी वोट चोरी करी इन्होंने लोकसभा चुनाव में। अपने नजदीकी जयपुर ग्रामीण की सीट है, हमारे प्रत्याशी को मात्र 1600 वोटों से उन्होंने जबरदस्ती वोट चोरी करके हरवा दिया, जैसलमेर में हरवा दिया। तो जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हारे वहां वोट चोरी हुई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हारे वहां इन्होंने ज्यादा वोट चोरी करी, जहां कम वोट चोरी करी ना वहां इनके उम्मीदवार जीत गए। अगर आज आप बैलेट से चुनाव करा दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 240 सीट इनकी आई है। ये लोकसभा में बहुमत में नहीं है, बैसाखी की सरकार है। अगर ये बैलेट से चुनाव करा दे ईमानदारी से वोट चोरी को रोक करके, तो ये 40 सीट पे अटक जाए। अब नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का, राजस्थान सरकार का चाल चरित्र और चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। ये लोग, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इनको फटकार भी लगाई है और ऑर्डर कर दिए। जो 65 लाख वोट उन्होंने काटे बिहार में, उनको दोबारा अब ये जोड़ने जा रहे हैं। वोट चोरी वाला जो मामला है, तो वोट चोरी और फर्जी जो वोटर्स है, इसके पीछे असली जो मुख्य आदमी कौन है? सरकार, ये जो चुनाव आयोग है, सिस्टम? केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार असली सरगना है। चुनाव आयोग बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के, बीजेपी का एजेंट बनकर के इनकी मदद कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है और उन 65 लाख वोटों को जोड़ने का आदेश इनको दे दिया। और अब वो कह रहे हैं भाई अपना आधार कार्ड लेके आओ जिनके नाम कट गए और वोट जुड़वाओ। सारे वोट दोबारा इनको जोड़ने पड़ेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि नैतिकता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जो ये फैसला आया है, इसको बेस मानते हैं। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमने ऑफ सर्कस से लेके भारतीय युवा कांग्रेस के जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है माननीय राहुल गांधी जी के लिए, जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया देश के अंदर कि वोट चोरी का, उसको लेके आज हमने हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे ऑफ सर्कस से लेकर शहीद स्मारक तक युवा साथियों के साथ इस जुलूस को निकाला है शांतिपूर्ण तरीके से। अगर ये सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देती है तो ये आंदोलन उग्र होता जाएगा। आगे आगे हमारे नेतृत्व के मेन नेतृत्व के जो आदेश हमें मिलते रहेंगे उसके तहत हम काम करते रहेंगे। जालौर में और रास्ता में वोट चोरी जैसी घटना? हाँ बिल्कुल हुई है। हमारे पड़ोस की आप लोकसभा को देख सकते हो, भाई अनिल चोपड़ा जी को मात्र 1600 वोटों से चुनाव हराया गया है। क्या लोकसभा में इससे पहले आपने कभी देखा है ऐसा मुद्दा? और जबरदस्ती उनको चुनाव हराया गया, उन्होंने साइन नहीं किया, उसके बाद भी उनको जबरदस्ती साइन करवा कर बाहर निकाला गया था। स्पष्ट रूप से देखा गया है वो तो। और इस मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जो राव राजेंद्र जी है उनके घर पे नोटिस चिपकाया गया है कि आप इस चीज का जवाब दो। तो ये इन्होंने पूरे देश के अंदर ऐसी बहुत सी विधानसभा, बहुत सी सीटें हैं जिनके अंदर इन्होंने ऐसे घपला किया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर परसाद कस्बे के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक एम्बुलेंस और ट्रोले की भीषण टक्कर में एक मरीज की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के वक्त एम्बुलेंस मरीज को दिल का दौरा पड़ने के बाद इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल ले जा रही थी। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात अचानक हुई तेज बारिश के कारण हाईवे पर विजिबिलिटी कम हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ट्रोले में पीछे से एम्बुलेंस जा घुसी। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को उदयपुर के एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज जारी है। सिरोही जिले के मंडार पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल की है। थाना परिसर में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक दुपहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट बांटे गए हैं। पुलिस मित्रों के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान में हेलमेट वितरण के साथ साथ मोटरसाइकिलों पर रेडियम पट्टियां भी लगाई गई, ताकि रात में वाहनों की दृश्यता बढ़ाई जा सके। मंडार थाना प्रभारी रविंद्रपाल सिंह ने वाहन चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। उन्होंने हेलमेट पहनने और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने को हर नागरिक की जिम्मेदारी बताया। आज हमने यहाँ पे पुलिस मित्र जो हमारे मंडार थाने पे बने हुए हैं,
इनसे हमारी एक सीएलजी मीटिंग में वार्ता हुई थी। इन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही थी कि सड़क दुर्घटनाएं जो बढ़ रही है उसमें हम लोग हमारी तरफ से हेलमेट देना चाहते हैं ताकि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान बचे। इस परिस्थिति के मद्देनजर आज हमारे पुलिस मित्रों ने हमें यहाँ हेलमेट बांटने के लिए, जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट लगा के वाहन नहीं चला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, इस बात के लिए संदेश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सारे पुलिस मित्र यही बने हुए हैं और हेलमेट वितरण का कार्य अभी हमारे द्वारा और इनके सहयोग से किया जाता है। ठीक। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्कूली छात्र की चाकू मारकर हत्या के विरोध में आज उदयपुर में सिंधी समाज सड़क पर उतरा। समाज के लोगों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर मृतक छात्र नयन के लिए न्याय की मांग लिखी हुई थी। उन्होंने नारेबाजी करते हुए नयन के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद सिंधी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी योगेश गोयल से मुलाकात कर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उदयपुर सिंधी समाज के अध्यक्ष प्रताप राय चुग ने बताया कि उनके समाज के एक बच्चे की निर्मम हत्या से पूरे समाज में गहरा आक्रोश है। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि छात्र नयन के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आदरणीय महानुभावों, जैसा कि आप सभी ने कल के अखबार में और मीडिया में पढ़ा होगा कि अहमदाबाद में एक सिंधी समाज के बच्चे नयन स्कूल में निर्मम हत्या कर दी गई और वही को विशेष समुदाय के द्वारा की। उसके लिए आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को भी ज्ञापन देकर हम नीचे उतरे हैं। आज हमारे साथ पूरे सिंधी समाज की पंचायतें और युवा संगठन के युवा जोर जोर से, उन्हें बहुत सारा रोष है कि एक निर्दोष बालक की हत्या कर दी गई और सरकार देखती रही। हमने एसपी साहब से भी निवेदन किया कि एक विशेष समुदाय द्वारा ही इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कई लोगों ने अपने सुझाव दिए कि भाई स्कूल में जाता हुआ बच्चा, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये सब सरकार का काम है। एक निर्दोष बच्चा जो घर से हंसी खुशी अपने परिवार से निकलकर और स्कूल जाता है और इस तरह किसी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध नहीं, ये मैं तो कहता हूँ कि एक सोची समझी कुछ विशेष समुदाय की साजिश है कि भाई कैसे माहौल को ख़राब किया जाए। गुजरात देश में शांति प्रिय प्रदेश है। वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से निकले हुए हैं और उनके राज्य में इस जघन्य अपराध हुआ है। तो उसके विरोध में हमारे सिंधी समाज की सभी पंचायतों और युवा संगठन में पुरजोर रोष है। आज हम थोड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, लेकिन हमारा मेन जो मकसद था कि हम हज़ारों की संख्या में कलेक्ट्री आकर अपना रोष प्रकट करते हैं, लेकिन हमने समाज को समझाया है कि एक बार हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मिलते हैं, उसके बाद की जो रणनीति होगी वो आपके सामने समक्ष रखेंगे। फिर जैसा समाज चाहेगा वैसा क्या मांग करेंगे। हमने उनसे मांग की है कि इस ऐसे जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो और ये प्रशासन ही कर सकता है। आम आदमी, कुछ हमारे वकील बंधुओं ने ये सुझाव दिया कि जैसे कोई स्कूल जाता है बच्चा तो उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका बैग संभाला जाए, साप्ताहिक संभाला जाए, 15 दिन में संभाला जाए और ऐसा मैसेज उनको दिया जाए ताकि उनके माँ बाप तक भी पहुँचे। तो एसपी साहब ने हमको पूरा ध्यान से सुना। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया है कि मैं आपकी अपने स्तर पर जितना हो सकेगा करूँगा और राज्य सरकार तक आपकी शिकायत पहुँचाऊँगा। मैं आप सभी चैनल वासियों का बहुत बहुत आभार। राजस्थान सरकार द्वारा दाल, चावल, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए नए शुल्क के विरोध में बीकानेर की अनाज मंडी आज पूरी तरह से बंद रही। मंडी अध्यक्ष जय किशन अग्रवाल ने बताया कि 13 अगस्त को सरकार ने मंडी प्रांगण में काम करने वाले व्यापारियों पर 0.5% का शुल्क लगाया है, जिसका वे कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यापारी गेहूं पर पहले से ही मंडी टैक्स दे रहे हैं तो उससे बनने वाले उत्पादों जैसे आटा, मैदा और सूजी पर यह अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि इस टैक्स से आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह शुल्क मंडी के बाहर व्यापार करने वालों पर लागू नहीं होता, जिससे मंडी व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। अग्रवाल के अनुसार यह फैसला उन व्यापारियों के लिए संकट पैदा कर रहा है जिन्होंने मंडी के विकास में निवेश किया है और कई मुनीम, पल्लेदार और मजदूरों को रोजगार दे रखा है।
इस टैक्स को वापस लेने की मांग करते हुए व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि वे इस फैसले पर पुनर्विचार करें। क्योंकि राज्य सरकार ने एक 13 अगस्त को ऑर्डर जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने आम उपभोग की वस्तुएं जैसे दाल, चावल, आटा, मैदा, तेल, इन सब पर एक मंडी के अंदर काम करने वाले व्यापारियों पर 0.5% यूजर चार्ज बोलकर लगा दिया। और उसके अलावा जो खाद्य पशु आहार भी हैं उनके ऊपर भी ये प्रस्तावित है। व्यापारियों का इस मामले में ये कहना है कि जो मंडी प्रांगण में व्यापारी काम कर रहे हैं कि उस पर सरकार ये लगा रही है, एक तरह से मंडियों को ख़त्म करने के लिए, आम उपभोक्ताओं पर भार पड़ने के लिए। जब सरकार सब चीज़ पर एक बार कर लगाना चाहती है तो उसी जैसे आज अगर आटा मैदा सूजी बनता है तो गेहूं पे सरकार ने मंडी टैक्स ले लिया है, तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है। दालों पे ले रहे हैं, दलहन पे लग चुका है तो दालों पे नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही चावल है तो पेड़ी पे लग चुका है तो चावल पे नहीं लगना चाहिए। तो ये दोहरी कर नीति भी हो गई। और साथ में क्या है, जो लोग मंडी से बाहर व्यापार कर रहे हैं उन पे ये टैक्स लागू नहीं है। तो होगा क्या, मंडी का व्यापार ख़त्म हो जाएगा। और जिन व्यापारियों को 1983-84 में जब बीकानेर मंडी बनी थी, जब जहाँ शहर पूरे में छितराए हुए व्यापारी थे, उनको एक जगह केंद्रित करते हुए व्यापार को मंडी में सुचारू किया। अब वही व्यापारी जो इतने सालों से 40 साल से जब आए थे, जब मंडी में कोई सुविधाएं नहीं थी, मंडी बिल्कुल वीरान थी, इवन यहाँ तक कि यहाँ पर सुलभ शौचालय भी नहीं थे, उस स्थिति में व्यापारी ने अपने आप को स्थापित किया। आज 40 सालों से जो व्यापारी ने अपना निवेश किया है, जो लोगों ने उधार दे रखा है, लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनके कर्मचारी रख रखे हैं, मुनीम रख रखे हैं, पल्लेदार रख रखे हैं, ठेले वाले गाड़ी वाले रख रखे हैं, उन सब के रोजगार पे संकट है। व्यापारी के तो अपने निवेश का भी संकट है, इतने रुपए लगा के वो व्यापार कर रहा है, माल भेज रहा है, उसके खुद के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि इसे तुरंत समाप्त किया जाए और मंडी के व्यापार को, मंडी को जिंदा रखा जाए। नाम और पद बताएं। जय किशन अग्रवाल, अध्यक्ष श्री बीकानेर अनाज कमेटी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।